Good morning all of you. Myself name Veena Trivedi, your new subject teachers Hindi. You are ready? आज हम पढ़ेंगे समास। समास कितने होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं, मगर उसके पहले हम इस समास की डेफिनेशन समझेंगे कि समास होता क्या है। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। ओके, यानी कि जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त किया जा सके, यानी कि कम से कम मतलब छोटे शब्दों में अधिक उसका अर्थ निकलता हो, उसको समास कहते हैं। अब है अव्ययी भाव समास। जैसे फर्स्ट में हम लेते हैं अव्ययी भाव समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, और वो 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और ये द्वंद्व समास। ओके, तो हम सबसे पहले लेंगे अव्ययी भाव समास, है ना। तो अव्ययी भाव समास को हम लिखते हैं यहाँ पर अव्यय। ओके, फिर सेकंड है तत्पुरुष यानी कि कारक, ये हमारा होता है कारक। फिर है कर्मधारक, विशेषण। फिर है द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्या, जहाँ पर संख्या दिखे वो भी द्विगु होगा। बहुब्रीहि यानी बहुत। फिर है लास्ट में द्वंद्व। द्वंद्व में जोड़ना या जोड़ा, जोड़ना या जोड़ा। तो अव्ययी भाव समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समाज, द्विगु समाज, बहुब्रीहि समाज और ये द्वंद्व समाज, ये 6 प्रकार के समाज है। ओके, ये आपको अभी याद हुए होंगे। अब इस अव्ययी भाव समाज है, इसलिए हमने इसके नीचे अवयव लिख दिया ताकि हमें कुछ समझने में सुविधा हो जाए। तत्पुरुष समाज के नीचे हमने लिखा है कारक। कारक, अगर हमें तत्पुरुष समाज को समझना है कि कोई भी एग्जाम में कोई भी वर्ड आता है तो वो कौन सा समाज है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले कारक समझना जरूरी है। और इस कारक की एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है जो आप तक पहुंच जाएगी। तो कारक में आपने इस कारक में भी जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें ट्रिक्स बताई है। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान संप्रादान के लिए, इस तरीके से हम जब याद कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये शब्द जो है तत्पुरुष समाज का है। फिर एक कर्मधारक समाज। कर्मधारक समाज मतलब उस शब्द में उस कर्म से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें विशेषण शब्द जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कर्मधारय समाज है। द्विगु समाज मतलब संख्या। जब भी हमें कोई शब्द में संख्यावाचक शब्द अगर हमें नजर आता है तो वो द्विगु समाज होगा। फिर है बहुब्रीहि समाज, यानी कि बहुत सारा, यानी कि अब वो अभी हम इसके आगे और समझेंगे। द्वंद्व समाज मतलब जोड़ना, किसी भी शब्द को जोड़ना, उसको हम बोलेंगे द्वंद्व समाज। ओके, उसको हम बोलेंगे द्वंद्व समाज। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समाज। तो अव्ययी समाज में हम लिखेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति। अव्ययी भाव समाज में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही समान नहीं होते, जिसमें प्रथम पद छोटा होता है और सेकेंड पद बड़ा होता है। जैसे यथा और शक्ति। इसी तरीके से हम आगे और बनाएंगे, जैसे निडर। इसमें भी पहला पद छोटा है, बड़ा पद बड़ा है। फिर है आजीवन। तो आजीवन में भी हम देखेंगे पहला पद जो है प्रधान है, पर पहला पद जो है छोटा है, सेकंड पद जो है बड़ा है। इसी प्रकार से तत्पुरुष समाज को अब हम देखेंगे। तो कारक, जैसे कि कारक में अब कौन कौन सा होता है, तो ये हम लिखेंगे कन्यादान। कन्यादान, इससे ही हमें पता चल रहा है कि तत्पुरुष समाज है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर कारक आ गया, कन्या का दान, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण का मतलब वो शब्द आ जाता है हमें कन्या का दान। अगर हम इसके अलावा और भी लेंगे गुणहीन, यानी कि गुणों का हीन। फिर अगर हम देखेंगे रेखांकित, रेखा को अंकित, है ना।
आप बीती। इस तरीके से हम कोई सा भी शब्द लेंगे उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा समास है। तो हम इस ट्रिक्स के जरिए हम ये जान पाते हैं कि ये कौन सा समाज है। चाहे वो एग्ज़ाम में कोई सा भी शब्द दे दे तो हमें ये चीज़ देखना है कि अगर उसके अंदर कारक छुपा है यानी कि वो तत्पुरुष समास होता है। फिर अगर चलते हैं विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता बता रहा है, जैसे नील कमल, नील कमल, तो ये विशेषता बता रहा है, कमल की विशेषता बता रहा है नील कमल। अब है लाल मणि, लाल मणि भी क्या हो रहा है, यह भी इसकी विशेषता बता रहा है कि वो लाल है, लाल मणि, ये उसकी विशेषता बता रहा है। जब कोई शब्द किसी शब्द में विशेषता बताता है तो हम समझ सकते हैं कि वो कर्मधारक समास होता है। जैसे काली मिर्च, काली मिर्च, अब इससे भी हमें पता चलता है काली मिर्च यानी कि उसका नेचर है, जो मिर्च है काली, वो काली मिर्च उसका नेचर है, वो काली ही है। लाल मिर्च वो लाल ही होती है, उसका नेचर है ना। जैसे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र यानी कि उसका जो चरित्र है वो कैसा है, दुष्चरित्र है, यानी कि अच्छा चरित्र नहीं है उसका, दूषित है। ठीक है। अब जैसे अब आता है द्विगु समाज। द्विगु समाज में तो बहुत ही सिंपल और इजी है, आप कभी भी इसको भूल नहीं सकते हो। ये है संख्यावाचक समाज। कौन सा है ये, संख्यावाचक। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया नवरात्रा, 9 शब्द आ गया, संख्यावाचक शब्द आ गया, इससे हमें पता चलता है कि द्विगु समाज ही है, क्योंकि संख्यावाचक है। नवरात्रा 9 आ गया उसके अंदर, तो नवरात्रा 9 होती है। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर त्रिफला, त्रिफला मतलब 3, यानी कि संख्यावाचक है। फिर अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया पंचवटी, पंच शब्द आ गया है, मतलब ये द्विगु समाज है। तो जब भी एग्जाम में ऐसे शब्द आते हैं तो हम इस ट्रिक्स से, और ये अगर हमारे दिमाग में है तो हम सही सही आंसर दे सकते हैं कि ये पंचवटी है, ये त्रिफला है, नवरात्रा, ये सब द्विगु समाज होते हैं। अब बहुव्रीहि समाज यानी कि बहुत, जैसे कि दशानन, दशानन। अब दशानन का मतलब अब ये भी है तो संख्यावाचक, आपको दिख रहा होगा दशा यानी 10, अभी मैंने बताया कि संख्यावाचक होगा तो द्विगु समाज होगा, मतलब। मगर यहाँ पर दशानन का मतलब कुछ और निकल रहा है कि जब कोई शब्द होता है और संख्यावाचक तो दिखता है वो, मगर उसका अर्थ किसी दूसरे के लिए होता है, किसी दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो वो वहाँ पर बहुव्रीहि समाज होगा। जैसे कि दशानन, अब दशानन कौन है, रावण, जिसके 10 सिर हो, तो दशानन यानी कि रावण की बात कही जा रही है यहाँ पर, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। फिर है मुरलीधर, मुरलीधर। अब मुरलीधर यानी कि किसकी बात कही जा रही है यहाँ पर, मुरलीधर में मुरली कौन धारण करके रखता है, कृष्ण, तो यहाँ पर किसी दूसरे की बात हो रही है, मुरलीधर यानी कि कृष्ण की बात हो रही है, तो मुरलीधर कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। जैसे इसी तरीके से चक्रपाणी, अगर हम चक्रपाणी लिखते हैं तो चक्रपाणी यानी चक्र को धारण किए हुए, तब चक्र को धारण किए हुए कौन है, विष्णु, तो विष्णु है, मतलब यह बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, ये किसकी बात हो रही है, ये भी हमारे शिव जी की बात, भोले भंडारी की बात हो रही है, नीलकंठ, तो ये भी बहुव्रीहि समास होगा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुव्रीहि समास आता है एग्जाम में तो उसमें कुल मिला करके या तो भगवान से संबंधित वो शब्द होगा या फिर उसमें संख्यावाचक भी हो सकता है, मगर फिर भी वो किसी, उसका अर्थ किसी दूसरे का निकलता होगा, किसी दूसरे की उसमें बात कही गई होगी, तो वो बहुव्रीहि समास होगा। अब आता है द्वंद्व समाज। सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखना है द्विगु समाज और बहुव्रीहि समाज में, क्योंकि द्विगु समाज संख्यावाचक है और बहुव्रीहि संख्यावाचक तो है, मगर उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो बात किसके लिए कही गई है, किसी और के लिए तो नहीं कही गई है। अगर संख्यावाचक होगी तो शुद्ध रूप से वही होगा, उसका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा, और बहुव्रीहि है मतलब वो किसी दूसरे के लिए कही गई बात होगी। तो इन दोनों में से इतना डिफरेंस रहता है जो हमें ध्यान रखना होता है। अब आता है द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज मतलब जोड़ना, किसी भी शब्द को जोड़ना। जैसे कि आप लिखते होंगे माता पिता, माता पिता,
अब माता पिता। द्वंद्व समाज में एक और चीज़ आती है कि जब भी कोई शब्द आता है उसमें योजक चिन्ह लगा होता है, उस शब्द का दो टुकड़े किए गए होंगे, या फिर उसका पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समाज कहते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, उसे हम द्वंद्व समाज कहते हैं। जैसे कि राधा कृष्ण, इसमें पहला पद और दूसरा वाला पद दोनों ही अपनी अपनी जगह समान मान्यता रखते हैं, समान दोनों ही, राधा और कृष्ण दोनों ही फर्स्ट पद और सेकंड पद दोनों ही समान अपनी अपनी मान्यता रखते हैं। जैसे अमीर और गरीब, बस इस तरीके से अगर योजक चिन्ह अगर किसी के बीच में लगे हो, जिनके दोनों ही पद समान हो, उन्हें हम कहते हैं द्वंद्व समाज। तो आपको आज ये समझ में आया होगा कि समाज कितने प्रकार के होते हैं, समाज किसे कहते हैं। तो समाज किससे कहते हैं, जिसको संक्षिप्तकरण में बताया जाता है उसे समाज कहते हैं, जिसको कम से कम शब्दों से अधिक उसका अर्थ प्रकट हो सके उसे समाज कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और समाज कितने प्रकार के होते हैं, तो समाज 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारक, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व समाज। अव्ययी भाव समाज जो होते हैं उसमें प्रथम पद जो होता है छोटा होता है, वो सेकंड पद जो होता है वो बड़ा होता है। और तत्पुरुष समाज जो होता है वो कारक से संबंधित होता है। उसके अंतर्गत कारक, अगर हम उस शब्द को देखेंगे तो उसमें कारक छुपा हुआ होता है, तो उसे हम तत्पुरुष समाज कहते हैं। कर्मधारक के समाज के अंदर विशेषण होता है, जिसमें कोई किसी भी शब्द में विशेषता बताई जाती है। अगर किसी शब्द में विशेषता बताई जा रही है तो वो कर्मधारक समाज ही होगा। दीर्घ समाज आता है तो वो तो बहुत ही सिंपल है, वो संख्यावाचक ही होता है। अगर कोई भी दीर्घ समाज का शब्द होगा तो वो संख्यावाचक ही होगा, और वो मैंने बताया है नवरात्रा, त्रिफला, पंचवटी, इस तरीके से और भी कुछ नए शब्द इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं। पंचानंद है, पंचवटी है, जो भी है हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। फिर है बहुब्रीहि समाज। बहुब्रीहि समाज में भी दशानन, मुरलीधर, चक्रपाणी, नीलकंठ यानी कि भगवान से संबंधित शब्द होते हैं। कि ये चीज़ भी हम अगर चाहें तो याद रख सकते हैं, इसमें भी लगभग बहुब्रीहि समाज सही ही होगा। फिर उसके अंतर्गत एक और चीज़ आती है जिसमें भगवान से संबंधित शब्द तो आते हैं मगर कभी कभी संख्यावाचक भी होते हैं। मगर सिर्फ ये देखना होता है संख्यावाचक तो है मगर वो किसी दूसरे के बारे में बात तो नहीं कही गई है। अगर ऐसा है तो वो बहुब्रीहि समाज होगा। द्वंद्व समाज में आता है जिसके अंतर्गत योजक चिन्ह लगा हुआ होता है, जिसमें पहला पद और दूसरा पद दोनों ही समान होता है। ओके।